हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर, जो हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक और नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में बच्चों मैं बात करने वाला हूं बीएससी सेमेस्टर सेकंड के यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, जो मैं पढ़ाता हूं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। मुझे पता है कि आप सभी बच्चे बहुत ही बेसब्री से इन क्वेश्चंस का और इंतजार कर रहे थे, और क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे लेकर आया हूं आपके लिए कि जो पेपर में आपके छपने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली जो इंफॉर्मेशन है या नोटिस है वो आपसे मिस ना हो। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं जिनका 2 जुलाई को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर देना। अब बात करता हूं यूनिट नंबर 4 की। तो बेटा यूनिट नंबर 4 ना फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट रहने वाली है। और इस यूनिट का जो सबसे पहले अगर मैं नेम मेंशन करूं तो इस यूनिट का जो नेम है मेरे प्यारे बच्चे, वो यूनिट नंबर कौन सी है? 4। और यूनिट नंबर 4 में कौन कौन सी सब यूनिट्स हैं मैं उनकी एक बार बात कर लेता हूं और उनको एक बार हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले बच्चे इसमें आपके पास कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था है। अगर मैं चाहूं तो इसको कह सकता हूं गैसियस स्टेट। चलो ठीक है। इसी में दूसरा जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, वो पार्ट है आपके पास आणविक वेग। कौन सा है? आणविक वेग। इसको कहते हैं मोलेक्युलर वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं बच्चों? इसको कह रहे हैं मोलेक्युलर वेलोसिटी। इसको हम आणविक वेग कहते हैं। और ये आणविक वेग यहां लिया गया है वो गैसीय पदार्थों के लिया गया है। इनके लिए ही लिया गया है क्योंकि गैसीय पदार्थ जो हैं उनमें टक्करों की संभावना ज्यादा होती है, उनमें जो वेग होता है, वेलोसिटी है, वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, जो पार्टिकल में अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है वो बहुत कम होता है। तो रैंडमली क्या कर सकते हैं, मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे अपने पास इसी में है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जिसको मैं कह सकता हूं कौन सी स्टेट है बेटा? आपके पास है लिक्विड स्टेट। अगर आगे मैं बात करूं तो आगे अपने पास जो आएगा बेटा वो अपने पास निकल के आएगी कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था को चाहो तो आप क्या मेंशन कर सकते हो? सॉलिड स्टेट मेंशन कर सकते हो। ये तो कहानी होगी किसकी? आपके यूनिट नंबर 4 के थोड़े से सिलेबस की। अब सवाल ये उठेगा जो पिछली 3 यूनिट में उठा था, वही सवाल आपके मन मस्तिष्क में चलने वाला है। और वो सवाल ये है कि सर इसमें से मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा और अथवा का क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका रहेगा ये आपको बना के देंगे मेन क्वेश्चन। मतलब गैसीय अवस्था और आणविक वेग, इनसे आपका मेन क्वेश्चन बनेगा। और द्रव और ठोस अवस्था से आपका और या अथवा वाला क्वेश्चन बनेगा। और या अथवा वाला क्या बनने वाला है? क्वेश्चन बनने वाला है। तो ओवरऑल बात मैं पता है क्या कहना चाहता हूं? मैं ओवरऑल बात ये कहना चाहता हूं कि जिसको ठीक लगे तो मेन क्वेश्चन पढ़ें, और जिसको ठीक लगे तो वो और या अथवा का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब वही बात आएगी कि सर आप हमारी जगह होते तो आप किसको प्रायोरिटी देते? तो बेटा मैं तो कहूंगा कि मैं द्रव अवस्था को प्रायोरिटी देता और मैं ठोस अवस्था को प्रायोरिटी देता, क्योंकि इन दोनों यूनिट से अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन? 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो फिक्स हैं। जैसे मैं कहूं द्रव अवस्था से द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, इसी में है स्कोट और बर्नैल का सिद्धांत, इसी में है समेक्टिक निमेक्टिक द्रव है, और उसके बाद है मिजोमॉर्फिक अवस्था है, और 7 खंड सेल हैं। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात करूं ठोस अवस्था की, ब्रेग समीकरण है, क्रिस्टल की संरचना निर्धारण करने की विधियां हैं, लाउवे विधि, ब्रेग विधि, पाउडर विधि, और उसके बाद NaCl, KCl और CsCl की संरचना है। इसके अलावा आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। जबकि बात करूं गैसीय अवस्था की, तो गैसीय अवस्था में थोड़ी डेरिवेशन पार्ट है।
डेरिवेशन तो ठोस अवस्था में भी ब्रेगवी समीकरण की है, लेकिन वो इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो मैं बढ़ता हूं, पहले मैं तो दोनों की बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उन्होंने गैसीय अवस्था तैयार कर रखा होगा, उनके सर ने उनको गैसीय अवस्था पढ़ाया होगा, और कुछ के स्टूडेंट ने, जो कुछ स्टूडेंट हैं उनके टीचर्स ने उनको द्रव या ठोस अवस्था में से पढ़ाया होगा। तो भाई अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, तो सबके अपने अपने हैं। तो मैं दोनों के पार्ट के क्वेश्चन रखता हूं हमेशा, और मैं हमेशा दोनों पार्ट्स में से कहता हूं कि जिनको जो ठीक लगता है वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले गैसीय अवस्था और आणविक वेग की ओर। तो मैंने लिखा है बेटा, देखो अच्छे से, गैसीय स्टेट का है। पहला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना। वैसे तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन इन इंपोर्टेंट में से भी मैं इंपोर्टेंट छांट के बता दूंगा कि अगर जिनके कुछ बस की बात नहीं होना तो वो ये क्वेश्चन तो पढ़ के ही जाए। तो बेटा मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम की व्याख्या करना है। आणविक वेग वितरण के ताप के प्रभाव का आपको समझना है। 100% चांस है पूरे पूरे क्वेश्चंस के आने के। हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताना है आपको, मैक्सवेल वोल्टेज बांड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रांतिक परिघटना को से आप क्या समझते हैं? वांडरवाल समीकरण। तो बेटा एक बात मैं आपको अभी कह देता हूं, वांडरवाल समीकरण और वांडरवाल स्थिरांकों को आपको अच्छे से कंप्लीट रूप से समझाना है। ये आपको कंठस्थ करके जाना ही है अगर आप गैसियस स्टेट वाली यूनिट पढ़ रहे हैं तो। अगर आप ये स्किप करके ठोस और द्रव पढ़ रहे हैं तो बात अलग है। तो वांडरवाल समीकरण आपको करनी ही है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर है, देखो मैंने कहा था ना, वांडरवाल समीकरण से समानित अवस्था समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसका नियम सार्थकता लिखिए। अभी मैंने कहा तो वो दोनों क्वेश्चन सेम है। दूसरा क्वेश्चन, चलो आगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कोई दूसरा तरीका है पूछने का। जबकि आप वांडरवाल समीकरण करोगे तो उसमें क्रांतिक भी आपका, क्रिटिकल भी आपको करना पड़ेगा, तो वहां से यहां काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर सेकंड ही कह सकते हैं, कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण समझाइए कि वास्तविक गैसों के लिए वांडरवाल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चन से सिर्फ एक समीकरण से घूम रहे हैं, और वो समीकरण है वांडरवाल समीकरण। तो वांडरवाल समीकरण को जब आप पूरी को पढ़ लोगे तो चाहे आपको वो वांडरवाल समीकरण का व्यंजक उत्पन्न कराए, चाहे वो आपको उसके स्थिरांकों की जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू पूछे, या वो पूछे कि क्या होते हैं तो वो आपको बताना है। उसके बाद आपको आदर्श गैस के लिए पूछे तो वो आपको बता देना है। उसके बाद क्रांतिक कंडीशन में आपको पूछे तो वो भी आपको बताना है। ये सारा का सारा आपको एक इक्वेशन में मिल जाएगा, एक समीकरण में मिल रहा है, और समीकरण कौन सी है? वांडरवाल समीकरण। नेक्स्ट बात करो। नेक्स्ट बात बेटा अपने पास है, निम्न को समझाइए। वही आ गया, क्रांतिक ताप, संघट व्यास, ये सब के सब वांडरवाल समीकरण में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल टारगेट किसको रखना है? वांडरवाल को। फिर आपको टारगेट रखना है 100% चांस है जूल प्रभाव के आने के, और फिर से क्या आ गया? वांडरवाल समीकरण आ गया। तो घूम फिर के एक ही बात, 100 बातों की एक ही बात। अगर गैसीय अवस्था आप पढ़ रहे हो तो वांडरवाल समीकरण मैं बता देता हूं, वांडरवाल समीकरण के साथ साथ आपको टक्कर सिद्धांत भी पढ़ना है, संगत सिद्धांत भी आपको पढ़ना है, किसी भी हाल में आपको ये नहीं छोड़ने हैं, और एक जूल थॉमसन प्रभाव, इनसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास आ चुका है बेटा अथवा का क्वेश्चन। अब किसका आ चुका है? अथवा का क्वेश्चन। गैसीय अवस्था में सिर्फ दो चीजें आप पढ़ के जा सकते हैं, दो की जगह तीन मान लो आप, वांडरवाल समीकरण, टक्कर सिद्धांत और जूल थॉमसन प्रभाव। लेकिन वांडरवाल जो समीकरण पढ़ो ना तो उसके एप्लीकेशंस, उसकी सार्थकता, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द्रवों की, अथवा का बेटा, ये अथवा का आ चुका है। अब मैंने क्वेश्चन गैसीय से हो गया। द्रवों की संरचना को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? द्रवों के बर्नौली और स्कॉट, पहले ही बोल दिए थे स्टार्टिंग में, स्कॉट और बर्नौली का सिद्धांत है। विवेचना करनी है, और यह सिद्धांत द्रव के किन गुणों की व्याख्या करने में क्या है? सक्षम है, ये आपको यहां बताना है। ओवरऑल बात, स्कॉट और बर्नौली के सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। अब रही बात कि सर हमारे पास तो मैटर नहीं है, तो बेटा अगर आपके पास मैटर नहीं है, अगर आपको इनके आंसर का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इनके आंसर का पीडीएफ चाहिए तो अभी डाउनलोड कर लेना वासुदेवा एजुकेशन का ऐप, वासुदेवा एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कहां पर अवेलेबल है? प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, या इसका लिंक जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा? डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है।
क्लियर है बात। यहां जाओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा और वो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन, और उस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में आप तलाश सकते हैं आंसर का पीडीएफ। ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बोथ ऑफ मीडियम है, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी। तो जल्दी जल्दी जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, निम्न पदों को ध्यान से समझाइए। विषम दैशिकता, ये विषम दैशिकता ठोस अवस्था में भी आ सकती है, और मैंने कहा था मीजोमॉर्फिक अवस्था, और इसको लगा लेना 100%। क्या होती है कि जब भी कोई ठोस ना द्रव में कन्वर्ट होता है ना, तो एक अपारदर्शी द्रव बनाता है, और उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, मेजोमॉर्फिक अवस्था। मतलब ठोस और कन्वर्ट किसमें है, द्रव में, तो बीच में कोई ना कोई स्टेट आती है। जैसे मैं कहूं कोटपुतली से या पावटा से अगर जयपुर बस जा रही है, तो कोई ना कोई बीच में एक स्टॉपेज तो आएगा। या पावटा से दिल्ली जा रही है तो कहीं ना कहीं एक होटल पर रुकेगी जहां खाना खाया जाएगा। तो वो जो बीच की अवस्था है ना, जहां रुक रहा है काम, उसको कहते हैं मेजोमॉर्फिक अवस्था। क्लियर है बात। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट अपने पास है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और मैंने कहा था समेक्टिक, निमेक्टिक और कोलेस्ट्रिल प्रावस्था, इन तीनों का आपको जिक्र करना है। इन तीनों के डायग्राम्स वगैरह है, सब मैंने नोट्स में बना रखा है, वहां जाकर आप देख लेना। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपन ने कहा है द्रवों के आयरिंग सिद्धांत को आपको समझाना है। तो मैंने क्या कहा है, स्कॉट बर्नेल का सिद्धांत, उसके बाद समेक्टिक, निमेक्टिव और कोलेस्ट्रिक द्रव, मेजोमॉर्फिक अवस्था और आयरिंग सिद्धांत। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाए, इतना तो आपको पढ़ के जाना है। और एक छोटी सी बात हो रहेगी, और वो है 7 खंड सेल। संपीड़ितता, संपीड़ितता गुणांक की व्याख्या कीजिए, उसका गणितीय रूप उत्पन्न कीजिए। संपीड़ितता गुणांक का ऊष्मागतिकी सूत्र आपको लिखना है। और लास्ट में जो है वो है 7 खंड सेल। ये रहा, काफी देखने देख के आओ। 7 खंड सेल सेल ही होते हैं बेटा, ये पानी वाले सेल होते हैं जो जनरली कैलकुलेटर, हाथ की घड़ी, इनमें यूज किए जाते हैं। थर्मोग्राफी क्या होती है, टेक्निक होती है जो मेडिकल फील्ड में काम आती है, और ये थोड़ा सा टेम्परेचर पे कंट्रोल करने का काम करती है। ये हो गया यहां तक। ये है लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है, फिर से बोल देता हूं। स्कॉट बर्नेल का सिद्धांत, आयरिंग का सिद्धांत, ये तो हो गए द्रवों के सिद्धांत। दूसरा अपने पास मेजोमॉर्फिक अवस्था, 7 खंड सेल, और आपको पढ़ना है क्या, समेक्टिक, निमेक्टिक और कोलेस्ट्रिक द्रव। क्लियर है बात। इसके अलावा कुछ ना पढ़ो चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में लिख ले बेटा, 100% क्वेश्चन बन रहा है, 4% क्वेश्चन आएगा। ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसके क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में इसका उपयोग विवेचना करनी है। मतलब एन लैम्बडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, एन लैम्बडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ये एन तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, और डी क्या है, दो जो फलक रहेंगे उनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। इसको अंतरा फलक दूरी अपन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रिस्टल संरचना निर्धारण की पाउडर लावे विधि का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। 1000% इसके चांस बनते हैं बेटा आने के। और सुनो बेटा, अगर आपको द्रव और ठोस में क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको ज्यादा जो क्वेश्चन देखने के मिलेंगे वो आपको किसके मिलेंगे, सॉलिड के मिलेंगे, क्योंकि सॉलिड थोड़ा सा ज्यादा वरीयता रखता है बजाय लिक्विड से। दोनों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे अपने पास क्या बेटा, NaCl और KCl की संरचना। मैं आपको बता दूं, NaCl की संरचना में FCC मतलब फेज स्टैंडर्ड क्यूबिक होती है, फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है, और KCl की भी सेम संरचना होती है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दोनों की संरचना ऑक्टाहाइड्रल होती है। बस थोड़ा सरल विन्यास में होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में होता है, इतना ही फर्क होता है। अगर आपको पूछ ले CSCl, सीजियम क्लोराइड, तो इसकी संरचना BCC होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब केंद्रीय घनीय होती है यहां पे। ठीक है, ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार लगाना, 100% चांस है इसके आने के। 3 ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, और चौथा क्वेश्चन ये रहने वाला है, बस इससे ज्यादा कोई चांस नहीं है यहाँ पूछे जाने के। वही सूचकांक तथा मिलर सूचकांक की व्याख्या कीजिए। दिए गए मिलर सूचकांकों के घन में दर्शाते हुए चित्रित कीजिए। अब बेटा ये मिलर सूचकांक हैं, इनको आपको बदलना किसमें है, वही सूचकांक में बदलना है। तो मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूं बेटा, थोड़ा सा आपको मैं सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास सबसे पहले आएंगे, आपके पास सबसे पहले आएंगे वोइश प्रतीक। क्या आएंगे, वोइश प्रतीक। सीख लेना जल्दी से इसको, सबके काम आएगा, सभी बच्चों के ये काम आने वाला है। और बड़े में नहीं तो छोटे में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये कौन से प्रतीक है बेटा, वोइश प्रतीक। अब वोइश प्रतीक है बेटा, ए आ गया, और यहां 2b आ गया, और यहां आ गया c, सपोज दैट ये आ गया। अब इसके आपको क्या लिखने हैं, सबसे पहले वोइस सूचकांक लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको इसके, वोइस इंडाइसिस लिखने हैं।
वही सूचकांक आपको लिखने हैं। तो कुछ नहीं करना, यहां जो संख्या आती है ना जिसको स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, वो आपको लिखना है। तो यहां कुछ नहीं है तो एक मानना है तो एक रेशियो लगाना है। यहां कितने बी के साथ 2 रेशियो, यहां सी के साथ कुछ नहीं एक मानना है। ये इसके क्या हो गया बेटा, वही सूचकांक हो गए। अब इनका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो मैंने क्या लिखा है सुनो, वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा करना है। तो देखो ये है तो 1/1, भाई ये 1 में जाएगा, उसके बाद कोमा 1/2, उसके बाद 1/1, इतना काम तो आप कर ही सकोगे। मतलब इन जो संख्याएं यहां वाई सूचकांक में आ रही है उनको बटे में भेजना है या 1 के बटे में भेजना है, कर पाओगे इतना। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 2, तो जितना एलसीएम आए ना उनसे इनको गुणा कर दो। तो सुने 1/1 गुणा 2, क्योंकि एलसीएम 2 है, 1/2 गुणा 2, 1/1 गुणा 2। सोल्व करो इसको, 2/1, 2/2, 2/1, सोल्व करो, 2,1,2। ये कौन से आ चुके हैं, ये आपके पास आ चुके हैं मिलर सूचकांक आ चुके हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करूं, इसी में चल रहा है आगे। अब आ जाए मान लो ऐसा -2a b और 3c, मानते हो कि नहीं मानते। अब क्या करना है, चिन्ह आ गया माइनस का, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसके वॉइस सूचकांक लिखने हैं। वॉइस सूचकांक आपको समझ में आ गया, माइनस का 2:1:3 वॉइस सूचकांक। इनका क्या करना है, व्युत्क्रम करने पर उल्टा करना है, कर दो भाई। माइनस का 1/2, 1/1, अब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, कर लेना चाहे तो 6 से गुणा करो, 1/2 गुणा 6, 1/1 गुणा 6, 1/3 गुणा 6। सोल्व करो, 6 कम 6 तो माइनस का कितना आएगा 3, यहां कितना आएगा 6, यहां कितना आएगा 2, 3 तो आ रहा है, 3 2 6। अब अगर पहले से माइनस आए, यदि माइनस आता है, यदि माइनस आए तो मिलर सूचकांक में, मिलर सूचकांक में क्या करते हैं मेरे बच्चे, मिलर सूचकांक में अपने बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बार, और बार ऐसे दर्शाते हैं, बार दर्शाते हैं। ये लीजिए, अब बता किसके ऊपर बार लगेगा, 3 के ऊपर, 3 बार 6 बार 2। ये कौन से सूचकांक आ गए, मिलर सूचकांक। तो माइनस में आए ना तो आपको मिलर सूचकांक में बार यूज करना है। एक तरीका और है जिस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर ऐसे आ जाए इनफाइनाइट ए टू बी इनफाइनाइट सी, अनंत भी आ सकते हैं। ये इंटरसेप्ट है बेटा, अंतःखंड होते हैं एबीसी, ठीक है। ये अंतराफ फलक कोण की स्थिरता नियम से और क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष से प्राप्त होते हैं। अब इतना समय नहीं कि मैं आपको सिखाऊं। अब इसके क्या लिखते हैं बेटा, वो इस प्रतीक, क्या लिखते हैं इसके, सबसे पहले वो इस प्रतीक लिखते हैं, सूचकांक कह देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, सूचकांक कह देता हूं, सूचकांक। और क्यों ना मैं यहां माइनस भी ले लूं किसी में एक में, ताकि आपको पता लगे बार भी आ गया है। तो यहां इनफाइनाइट ए -2b इनफाइनाइट सी बराबर क्या है, सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर माइनस का 2 और फिर इनफाइनाइट, ये हो गए वॉइस। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर 1/इनफाइनाइट कोमा 1/, पर कोमा नहीं आएगा यहां, रेशियो आएगा, रेशियो, ठीक है। 1/इनफाइनाइट को पता है 1/इनफाइनाइट कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है। ये तो 0, छोटी छोटी संख्या से गुणा किया तो यहां 2 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यहां करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आया, सॉरी 0, क्या आया 0, और यहां 1 का बार, और यहां कितना है 0। ये मिलर सूचकांक हो चुके हैं इसके। इस प्रकार आपको काम करना है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में बढ़ता हूं बेटा, मैं पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूं, और पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, मैं एक का समझा देता हूं। अपने पास कौन आया बेटा, 100 आया है। अब ये देखो 100 है, ये 1 0 0, ये क्या है अपने पास, ये अपने पास मिलर सूचकांक दिए गए हैं, इनको वॉइस में बदलना है। और जो मैं समझा रहा था वो वॉइस को मिलर में बदला रहा था, मतलब उल्टा प्रोसेस करना है। तो चलो एक बार 100 को बदलते हैं। देखो मैं आपको सिखा दूंगा सारा का सारा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 0 0। अब सबसे पहले इनका व्युत्क्रम करो, 1/1, ठीक है। 1/0 कब होता है, जब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, ये तो ए हो गया,
ये क्या हो गया इनफाइनाइट बी और ये क्या हो गया इनफाइनाइट सी, ये इसका क्या आ गया वॉइस सूचकांक आ गया है। ये लीजिए कैसे किया, ये था सबसे पहले इनका क्या कर दिया मैंने व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम करने पर उल्टा चल रहे हैं तो व्युत्क्रम किया तो ये बना। अब आपको पता है कि इसको ये नीचे वाली संख्या इसको ऊपर ले जाना होता है, ऐसे ही करना है जस्ट उल्टा करना है। तो क्या बना ये तो 1/1 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी। सर एबीसी कहा गई, ये अंत्यखंड है, आप अपनी तरफ से काम इनको ले सकते हैं। तो ये हो चुका है बेटा अपने पास वही सूचकांक मिलर सूचकांक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन अपने पास बच रहा है वो अपने पास बच रहा है सममिति से आप क्या चांस समझते हैं, 100% चांस है, और सममिति तत्व क्या होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, उनको आप उदाहरण और चित्र सहित आपको समझाना है। इनमें त्रिविम जालक याद नहीं हो छोड़ देना, अपरिमेय घातांक का नियम और अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम दोनों आपको 100% याद करने हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूं सॉलिड में अपरिमेय घातांक का नियम, अंतराफलक कोण, सममिति आप छोड़ सकते हो स्किप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस और मिलर आपको याद करने ही पड़ेंगे, वॉइस और मिलर आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्लियर है बात। तो ये हो गया। उसके बाद NaCl या KCl की संरचना आपसे पूछ सकता है और उसके बाद आपसे ये पाउडर विधि और ब्रेक समीकरण ये आपको पढ़ना ही है। तो ये थे अपने पास यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, मैं चाहता हूं कि मैं कल मतलब 30 तारीख को और 1 तारीख को आपके लिए वन शॉट लेकर आऊं, जो क्लास रहने वाली लगभग 4 से 5 घंटे की। जो बच्चे चाहते हैं ना कि सर अब तक जितने आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी को आप वन शॉट में समझा दीजिए, तो मैं बेटा समझा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग मुझे सहमति दर्शा देना। अगर इस वीडियो में 200 कमेंट के लगभग कमेंट आ जाते हैं कि हां सर आप हमें कल वन शॉट बता दीजिए, वन शॉट बता दीजिए, तो मैं 100 टाइप क्वेश्चंस का भी वन शॉट ले आऊंगा विद आंसर, और आपके जो मॉडल पेपर्स रहेंगे उनको भी वन शॉट में ले आऊंगा विद आंसर, और मैं एक लंबी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लगा दूंगा। मैं आपका साथ दूंगा और मैं सब चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा ब्रेक समीकरण क्या है तो मैं इसकी डेरिवेशन आपको कंप्लीट समझा दूंगा। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जितने ज्यादा बच्चे सहमत होंगे शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाऊंगा, क्लियर है बात, क्योंकि उतना ही ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, क्लियर है। तो सभी बच्चे सहमति जता देंगे आज ही, बाकी 2 तारीख को जो केमिस्ट्री पेपर होगा उसके लिए हम बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयारी कर सके। तो सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम। जो बात मैंने कही उस बात को अच्छे से ध्यान से सुनना, अमल करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। 200 प्लस कमेंट आप लोग कर देना। यकीन मानिए जितना है सारा का सारा आपको लाइन टू लाइन में समझा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु।